हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आर्य ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो क्लासेज है रेगुलर चल रही थी, लेकिन बीच में अवधान आ गया। वैसे तो कोरोना का चल रहा है, लेकिन जैसे कि बताया कि जो आपकी जेट की जो एग्ज़ाम है वो आगे अनिश्चित काल तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इस चीज़ में हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो हताशा जो है वो इंसान को कमज़ोर बनाती है। तो आप सभी कमज़ोर नहीं हैं, उसी जोश और उसी जुनून के साथ पढ़ते रहिए। हाँ, बस ये है कि जब आज ये है कि जैसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा ये आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, थोड़ा सा आप उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। जो आपके नोट्स हैं उन नोट्सों को पढ़िए, क्वेश्चंस जो आंसर आपके हैं उनको कीजिए। कुछ आपके जो और इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर्स उनको देखिए, कुछ बुक और हैं अलग से जो रेफरेंस बुक्स हैं उनकी हेल्प लीजिए। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना करें कि आपकी एग्ज़ाम होगी, ये कंफर्म है, और एक नए जोश के साथ आप पढ़िए। मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। अब उस टॉपिक में मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि टॉपिक का नाम सबसे पहले बता देते हैं आपको। टॉपिक का नाम है सेल, ठीक है, सेल, कोशिका जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका की। तो बहुत बच्चों की थी कि सर हमें सेल वाला जो टॉपिक है वो पढ़ाए, तो आज मैंने सोचा कि चलो सेल पढ़ा लेते हैं। सेल जिसे कि आप क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सेल की जो स्टडी की जाती है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, जिसे कि आपको क्या बोल देते हैं, कोशिका विज्ञान। अब यहाँ पर साइटोलॉजी के अंदर जो कोशिका, जिसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, यहाँ पर जो स्टडी करनी है वो एक चीज़ की करनी है, और जिसका नाम क्या दे दिया आपने, कोशिका। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है क्या, सेल क्या है। तो देखा जाए तो एक छोटा सा टॉपिक मानते हैं कि कोशिका ही तो है, कोशिका तो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये कोशिका आई कहाँ से, कोशिका की जो ओरिजिनिटी है वो सबसे पहले कहाँ से बनकर आती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि जो कोशिका है उस कोशिका के बारे में ये कहा जाता है कि कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जल से उत्पत्ति हुई थी। यानी कि जब आप ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी के निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उस पृथ्वी के निर्माण काल के दौरान जब पृथ्वी बनती है, उस पृथ्वी में जब जल की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि जब पहले ये कहा जाता है कि एक आग का गोला थी और उसके अंदर, उसके ऊपर लगातार बरसात होती जा रही थी, उसके बाद में बादल बने, वाष्प बनी, फिर गैसेस बनी, फिर उसके बाद में इन गैसों से आपको क्या प्राप्त हुई, जल मिला। तो सबसे पहले जो सेल को देखा गया वो किसमें देखा गया था, वाटर में देखा गया। तो ये कहा जा सकता है कि जो कोशिका की उत्पत्ति है सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, जल में देखी गई थी। कोशिका क्या है, तो आप ये कहते हैं कि कोशिका के बारे में आप ये कहते हैं कि एक सूक्ष्म इकाई है। कोशिका क्या है, एक सूक्ष्म इकाई है शरीर की। किसकी इकाई है, शरीर की एक क्या है, सूक्ष्म, आपका जो शरीर है उस जो शरीर है वो किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है। यानी कि अनेक कोशिकाएं जब मिल जाती हैं, अनेक कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो एक शरीर का निर्माण कर लेती हैं, और उस शरीर की सूक्ष्म इकाई यानी कि जो फर्स्ट यूनिट जो जिसे हम बोलते हैं, उस फर्स्ट यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। अब इस सेल के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा। तो साइंस के अंदर सीधी सी बात है कि सेल को जिसने देखा उसको आप नाम बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि सेल को की खोज किसने की, ये भी कह देते हैं। तो सेल के बारे में आपको ये पूछा जाए तो सबसे पहले जो सेल को देखने वाले थे उसके बारे में ये कहा था कि जो कॉर्क, यानी कि जो कॉर्क के बारे में कहता है, कॉर्क की में सेल को सबसे पहले देखा गया था। कॉर्क यानी कि एक किसका भाग है, प्लांट का भाग है, ठीक है। यानी कि जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर जो कॉर्क क्या होता है, जैसे बोतल वगैरह होती है ना, उनके जो कैप लगाई जाती है, वो कैप जो होती है वो कॉर्क की बनी हुई थी। तो एक प्लांट का एक टुकड़ा, जिसे कि आप क्या नाम दे दिया, कॉर्क का नाम दे दिया। उस कॉर्क को में सबसे पहले जब देखा साइंटिस्ट ने, तो उस कॉर्क में क्या दिखाई दिए, छोटे छोटे इस प्रकार से ऐसे खाने से दिखाई दिए थे, ठीक है। तो ये जो खाने से दिखाई दे रहे थे, देखा, तो इनको क्या नाम दे दिया गया कि ये क्या है, ये क्या है,
सेल है। ठीक है, अब सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि भाई ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर इस प्रकार से खाने से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि भाई ये जो खाने हैं ये वुडन है, तो इसको ये भी बताया गया ये कैसे हैं, मृत हैं। तो सबसे पहले जो कोशिका देखी गई थी, यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले जो कोशिका देखी गई थी वो किस में देखी गई थी, पादप में देखी गई थी। सबसे पहले कोशिका किस में देखी गई थी, पादप में देखी गई थी। और वो पादप क्या था, एक मृत पादप था। पादप कैसा था, मृत पादप था। तो यानी कि जो कॉर्क, जो ढक्कन बनाए जा रहे हैं, उनकी जो छोटी सी स्लाइस काट कर देखी तो इसमें इस प्रकार से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, उस प्रकार से आपको इस स्ट्रक्चर देखी। इन स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया गया था, कोशिका नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो इनको नाम दे दिया गया कोशिका। अब ये कहा गया कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं किस प्रकार से शरीर का निर्माण करती हैं। तो देखा जाता है कि सबसे पहले ये कहा गया, आपके पास 2-3 चीज़ों के नाम याद होंगे आपको। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा उत्तक। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम सुना आपने, उत्तक का भी नाम सुना होगा। और आपने किसका नाम सुना, अंग का भी नाम सुना हुआ है। और आपने किसका नाम सुना हुआ, एक तंत्र का भी नाम सुना हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि शरीर के अंदर उत्तक पाया जाता है, शरीर में अंग पाए जाते हैं, और शरीर में ही क्या पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं। तो ये उत्तक, तंत्र, अंग और जो तंत्र हैं, ये सारे जो मिल जाते हैं, ये जो सारे मिलते हैं, ये भी किसी का भाग है, एक कोशिका का भाग है। यानी कि ये जो कोशिका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक इकाई बोल रहे हैं। किसकी इकाई बोल रहे हैं, शरीर की इकाई कह रहे हैं। ये कोशिका जब मिलती है, यानी कि जब इनका समूह बनता है ना, तो किसका निर्माण होता है, कोशिका से। यानी कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती हैं, उत्तक बना लेती हैं। ये उत्तक जब मिल जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, अंग बोल देते हैं। और ये अंग 2 या 2 से अधिक अंग जब मिल जाते हैं तो उन्हें हम किसका नाम दे देते हैं, तंत्र का नाम दे देते हैं। जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो 2 या 2 से अधिक जब अंग मिल जाते हैं तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं, तंत्र बना लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो कोशिका है वो उत्तकों का निर्माण करती है, उससे अंग बनते हैं, उससे तंत्र बनता है। ठीक है, तो यानी कि कोशिका बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि कोशिका की उत्पत्ति जल से बताई गई है। कोशिका सबसे पहले पादप में देखी गई थी। कैसे पादप में देखी गई थी, मृत पादप में देखी गई थी। उसे क्या कहा गया, कॉर्क कहा गया। ठीक है, देखने वाला साइंटिस्ट कौन था, बात क्या जाती है, देखने वाला साइंटिस्ट कौन था। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इन कोशिका को देखा। रॉबर्ट हुक ने जब इन कोशिकाओं को देखा तो इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई दी। तो आपने नाम दे दिया कि सबसे सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, या कोशिका को देखने वाला कौन था सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक का नाम आपने देखा। अब जब इन कोशिकाओं को और अंदर से डिटेल स्टडी की तो इन कोशिकाओं के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, कोशिका के अंग दिखाई दिए। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक स्पष्ट संरचना दिखाई दे रही थी। हालांकि उसमें थोड़ी अंतर ये हो जाता है कि जो कोशिकाएं हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। सर्वप्रथम जो कोशिकाएं देखी गई वो किसकी कोशिकाएं देखी गई थी, जीवाणुओं की कोशिकाएं देखी गई। यानी कि जो सूक्ष्म कोशिकाएं थी जिनको एंगस्ट्रॉन के अंदर आप देखते हैं, उन कोशिकाओं को आपने देखा जो जीवाणुओं की थी। बैक्टीरियल सबसे पहले सेल देखी गई थी, फिर उसके बाद में वायरस सेल भी है। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर आप बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल हो या तो उसको नाम क्या दे दिया आपने, प्रोकैरियोटिक सेल दे दिया। सेल को कितने भागों में बांट दिया आपने, प्रोकैरियोटिक में बांट दिया, और दूसरा किस में बांट दिया, यूकैरियोटिक में आपने बांट दिया। यानी कि कोशिकाओं को 2 भागों में बांट दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ कोशिका के अंगों का अभाव होता है, कोशिका स्पष्ट नहीं दिखाई देती हो, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं हो, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती हो, वो उन सभी को किस में डाल दिया था, प्रोकैरियोट्स के अंदर। यानी कि जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, सूक्ष्म जो जीव हैं, ठीक है, जो प्रोटिस्ट जो हैं, मोनेरा जिनको आप बोल देते हैं, उनको सभी को आपने किस में डाला, इधर बांट दिया। फिर उसके बाद में जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर या बड़ी जो कोशिकाएं थी जिनके अंदर कोशिकाओं का एक संगठन पाया जाता है, उन कोशिकाओं को आपने किस में डाल दिया, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डाल दिया। जैसे बड़े बड़े जो प्लांट वगैरह दिख रहे हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो दिख रहे हैं आपको, ये यूकैरियोटिक सेल है। मानव जो है वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आता है। तो जो कोशिकाएं थी उनको प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक
में आपने डिवाइड कर दिया। एक कोशिका के अंदर एक निश्चित स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कि आप क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, आपको याद होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर किसी को याद रहता है, साइंस के प्रत्येक स्टूडेंट को याद है। सेल किस जो है सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हॉक ने देखा। केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। लेकिन स्ट्रक्चर मेन ये है कि जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि एक सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल जो कि प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, ठीक है। आप यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है आपका ठीक है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन बना वो खोज, तो आपने क्या नाम दे दिया, सबसे पहले किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसमें खोजा, पादप कोशिका में देखा। कैसी कोशिकाएं दिखी, सबसे पहले उसको मृत कोशिकाएं दिखी। फिर आपने उसमें क्या दिखाई दिया, केंद्रक। देखने वाला साइंटिस्ट कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था, ठीक है। यानी कि कोशिका है, कोशिका में केंद्रक भी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो आपने नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक सेल भी होती है और यूकैरियोटिक भी सेल होती है। दो प्रकार की आपने बता दी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर आप अंतर करते हैं तो थोड़ा बहुत जो सबसे अच्छा और सिंपल सा दोनों में अंतर जब आप करते हैं तो क्या कहते हैं, सीधी सी कि इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक जो है उस केंद्रक को आप क्या नाम बोल देते हैं कि इसके अंदर जो केंद्रक है उसको केंद्रक ना बोलकर केंद्रकाभ बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। उससे क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोइड बोला जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसको स्पष्ट क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है। और उस केंद्रक में क्या पाई जाती हैं, केंद्रक की झिल्ली भी पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक होता है उन केंद्रकों को क्या कहा, किस नाम से जाता है, केंद्रकाभ, यानी कि उनको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोइड, यानी कि उनमें कोशिका केंद्रक झिल्ली का क्या होगा, अभाव होगा। सबसे अच्छी चीज कि इनमें 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। इनमें कितने प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाएंगे, 80s राइबोसोम्स पाए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो देखा जाए तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए, इनके अंदर ER की बात की जाए, इनके अंदर गोल्जी बॉडी की बात की जाए, ठीक है, हाँ, तो ये क्या होंगे, इनके अंदर अनुपस्थित होंगे, यानी कि एब्सेंट होंगे। जबकि इनमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इनमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो कोशिकाएं जिनको आपने क्या बोला, दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनके अंदर क्या होता है, केंद्रकाभ पाया जाता है और उसमें इस केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसकी बात करें 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर 80s प्रकार के राइबोसोम्स हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतर्प्रदेवी जालिका आप बोलते हैं, गोल्जी बॉडी आप बोलते हैं, वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब एक सेल की अगर बात की जाए तो सेल को भी अगर फिर हम यूकैरियोटिक सेल में लेके जाते हैं तो यूकैरियोटिक सेल को भी आपने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को तो क्या नाम दे दिया, प्लांट सेल, और एक को क्या नाम दे दिया, एनिमल सेल। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो इनके अंदर डिफरेंशिएट सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनमें कौन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो इनका अंतर करने का जो सबसे मुख्य अंतर है, ये यही कहा जाता है कि एक पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एक जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरी चीज, इनके अंदर जो पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो सेंटर में ना होकर थोड़ा क्या होता है, बिल्कुल साइड में होता है। यानी कि उसके अंदर एक प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ी चीज, यानी कि सबसे जो मेन जो पार्ट होता है सेंटर के अंदर, उसको आप ये बोलते हैं कि जो वैक्यूल है, जो रिक्तिका है, वो बहुत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हरित लवक की उपस्थिति के कारण भी आप क्या कर सकते हो, इनका अंतर कर सकते हैं।
एक चीज़ होती है कि प्रत्येक सेल के अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रत्येक सेल में क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, जिसे कि हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, तो कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी साइंटिस्ट की बात करेंगे। कोशिका झिल्ली की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है, तो दो साइंटिस्टों का नाम आता है। एक साइंटिस्ट को तो हम क्या बोलते हैं, नगेली, एक साइंटिस्ट जो है नगेली, दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, क्रेमर। इन दोनों ने किसकी खोज की थी, सेल मेम्ब्रेन की। यानी कि कोशिका झिल्ली की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं, एक तो है नगेली और दूसरे कौन है, क्रेमर। क्रेमर और नगेली ने सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है सेल के मेम्ब्रेन में, एक तो होता है उनमें प्रोटीन और दूसरा क्या पाया जाता है, उसमें लिपिड पाया जाता है। तो याद रखना, प्रत्येक कोशिका की कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। याद रखना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखाई देती है आपको, पतली दिखाई देती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, पतली होती है, थिन होती है सेल मेम्ब्रेन। दूसरी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है। कैसी होती है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब आप अगर उसको खींचते हैं तो वापस अपनी पुनः जो स्थिति, उसी स्थिति को ये प्राप्त कर लेती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, देखो थिन होती है, प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, यानी कि इसको वापस से खींचकर पुनः अपनी स्थिति के अंदर ये प्राप्त कर लेती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, जीवित होती है। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वापस बता रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली खोज करने वाला जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो नगेली और क्रेमर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, जीवित होती है। फर्स्ट पॉइंट, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, जीवित होती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पतली होती है। तीसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है ना। ठीक है, तो इन चार चीज़ों को याद रखना कि कोशिका जो झिल्ली है उसकी खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है, नगेली वाला। कोशिका झिल्ली जीवित होती है, पतली होती है और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ कि कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो आप ये बताएंगे कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली है उसके बारे में सुनना। कोशिका झिल्ली है, उस कोशिका की झिल्ली के पक्ष में, यानी कि उसके लिए कोशिका झिल्ली है या नहीं है, उसके लिए क्या होता है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए थे, कुछ सिद्धांत दिए, कुछ मेथड थे। क्या थे, कुछ मेथड थे। या ये भी कह लीजिए कि ये भी उसमें ये भी कह सकते हैं हम, कुछ मॉडल दिए गए थे कि कोशिका झिल्ली के क्या मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोशिका झिल्ली की स्टडी करने के लिए आप 3 मेथड या 3 मॉडल की स्टडी आप करते हैं। हालांकि मॉडल तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मॉडल है उसकी हम बात करते हैं तो 3 मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल होता है। तो सबसे नंबर 1 अगर मॉडल की बात करें तो फर्स्ट जो मॉडल है उसे हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल है, सैंडविच मॉडल। ठीक है, दूसरा जो मॉडल आप पढ़ेंगे वो कौन सा मॉडल है, इकाई कला मॉडल। कौन सा मॉडल है, इकाई कला मॉडल। और तीसरा जो मॉडल है उसे हम बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सैंडविच मॉडल की अगर बात करें, ठीक है, सैंडविच मॉडल की अगर हम बात करें तो सैंडविच मॉडल को देख कहते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक सैंडविच जो कि इस प्रकार का होता है, सैंडविच कुछ इस प्रकार का होता है। आप देखा होगा, सैंडविच खाया भी होगा। तो सैंडविच में आप देखते हैं कि सैंडविच कुछ इस प्रकार से होता है। दोनों तरफ क्या दिखाई देती है आपको, ब्रेड दिखाई देती है, और जो बीच में जो दिखाई देता है वो क्या होता है, इसमें लगा हुआ क्या होता है, कुछ पनीर वगैरह या मसाला जिसे हम बोलते हैं। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर देखते हैं एक सैंडविच की। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 ब्रेड के टुकड़ों के बीच में जो मसाला है, 2 टुकड़ों के बीच में जो मसाला है उसे हमने क्या मॉडल दे दिया, सैंडविच मॉडल नाम दे दिया।
ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया, सैंडविच मॉडल दे दिया। तो अब इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले याद रखना इस सैंडविच मॉडल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। सैंडविच मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाहर की तरफ तो कौन सी लेयर पाई जाती है और इसके अंदर की ओर कौन सी लेयर पाई जाती है। तो याद रखना सैंडविच मॉडल में बाहर की ओर प्रोटीन लेयर पाई जाती है, तो यानी कि दोनों तरफ बाहर की ओर क्या होती है, प्रोटीन लेयर होती है, जबकि अंदर की ओर एक बाय लेयर यानी कि द्विपर्तीय है ना, द्विपर्तीय किसकी होती है, लिपिड की पाई जाती है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, सैंडविच मॉडल में सबसे बाहर प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, उस प्रोटीन के लेयर के अंदर दो परतों से बनी हुई किसकी पाई जाती है, लिपिड की लेयर पाई जाती है। इस कारण से ये सैंडविच मॉडल कितने परतों का बना हो गया, त्रिस्तरीय, इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैंडविच मॉडल एक त्रिस्तरीय मॉडल माना जाता है, जिसमें बाहर की ओर प्रोटीन जबकि अंदर की ओर लिपिड की लेयर पाई जाती है। तो इसको आपने इस प्रकार से लिख दिया, प्रोटीन लिपिड, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। और ये ट्रिपल लेयर होती है, यानी कि जो लिपिड है उस लिपिड को आप क्या कह सकते हैं, ये लिपिड कैसा लिपिड है, फास्फोलिपिड है। कैसा है, फास्फोलिपिड से बना हुआ है, जिसके बाहर की ओर कौन दिख रहा है, प्रोटीन दिखाई दे रही है। अगर हम इस सैंडविच मॉडल की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जो सैंडविच मॉडल है आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। इस प्रकार से देखो, स्ट्रक्चर की बात करें ना हम तो ये, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हो गया, ये फास्फोलिपिड है, ठीक है, दो लेयर में बना हुआ फास्फोलिपिड है। और इस फास्फोलिपिड के ऊपर यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन की लेयर आपने बता दी ना, ठीक है, यूं, ठीक है, यूं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सैंडविच मॉडल जो है उसके अंदर 3 लेयर से बनी हुई, सबसे बाहर वाली लेयर प्रोटीन की बनी हुई है और बीच वाली जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड की लेयर बनी हुई है। अगर हम इसकी मोटाई को देखते हैं यानी कि इसका मेजरमेंट करते हैं तो ये जो सैंडविच मॉडल के अंदर एक प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी हुई जो परत होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं इसकी टोटल जो लंबाई होती है वो कितने एंगस्ट्रॉन होती है, 75 एंगस्ट्रॉन। कितने एंगस्ट्रॉन होती है, 75 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसके अंदर जो प्रोटीन है, जिसमें जो प्रोटीन है, 2 प्रोटीन है ना, एक तो ऊपर वाला एक नीचे दिख रहा है ना, दोनों की अगर मोटाई की बात करें तो दोनों की मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। और जबकि अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड की जो मोटाई है वो कितनी एंगस्ट्रॉन होती है, 35 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई मानी जाती है। तो 20 40 और 35 कितने हो गए, 75। तो याद रखना सैंडविच मॉडल के अंदर जो लेयर है उस लेयर की जो मोटाई है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसमें प्रोटीन की मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है ऊपर और नीचे की 20 और बीच के तो जो लिपिड की लेयर है उसकी जो मोटाई है वो कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉन होती है। इनके अंदर ये भी कहा जाता है कि ये जो प्रोटीन की जो लेयर दिखाई दे रही है उस प्रोटीन की लेयर के अंदर ये जो दिखाई दे रही है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये कैसा होता है, जलरागी होता है, जबकि अंदर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो लिपिड वाला वो कैसा भाग दिखाई देता है, जल विरागी होता है। जलरागी और जल विरागी का मतलब ये हो गया कि जल के संपर्क में आने पर जो जल को सोख ले वो जलरागी, और जो जल के संपर्क में आने पर उसमें जल को बाहर करे यानी कि उसमें घुले नहीं, वो कैसा होता है, जल विरागी होता है। तो प्रोटीन जो है वो यही कहा जाता है कि जलरागी होता है, जबकि जो लिपिड होता है वो कैसा होता है, जल विरागी होता है। लिपिड के बारे में भी ये कहा जाता है कि इसके अंदर 2 सिरे पाए जाते हैं। लिपिड जो दिख रहा है आपको फास्फोलिपिड, वो उसमें भी ये कहा जाता है कि इसके अंदर 2 सिरे पाए जाते हैं। एक वाला सिरा जो है उसे हम शीर्ष भाग कहते हैं, और जो नीचे वाला जो आपको इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, पूंछ वाला भाग बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, पूंछ वाला भाग बोल देते हैं। यानी कि ध्यान रखना फास्फोलिपिड को इस वाले भाग को तो क्या कहा जा रहा है, शीर्ष कहा जा रहा है, जबकि इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है। तो याद रखना सैंडविच मॉडल एक त्रिस्तरीय मॉडल होता है जिसके
इसके अंदर प्रोटीन की लेयर बाहर की ओर होती है, लिपिड की लेयर अंदर की ओर होती है। जब इसके अंदर टोटल मोटाई जो होती है वो कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसमें प्रोटीन के जो मोटाई है वो 20-20 एंगस्ट्रॉन की 2 होती हैं, जबकि एक लिपिड की एक परत होती है, मोटी परत होती है, जो कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉन की ये परत पाई जाती है। दूसरी बात, अगर मॉडल की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं इकाई कला मॉडल। जिसको बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन से थे? रॉबर्टसन थे। वो कौन थे? रॉबर्टसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इकाई कला मॉडल दिया था। और इकाई कला मॉडल के अंदर याद रखना कि उन्होंने एक नाम दिया था कि यूनिट, यानी कि जो सेल है वो सारी की सारी सेल कैसी हो, यूनिट में हो, यानी कि एक इकाई से, यानी कि एक सेल जो है उस सेल में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं और उन कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाली जितने भी कोशिका झिल्ली है वो सारी की सारी एक ही पदार्थ से बनी हुई है, यानी कि वो सब एक ही यूनिट है। तो यानी कि याद रखना इकाई कला मॉडल बनाने वाले साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्टसन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने बता दिया। उनका जो है इसमें रॉबर्टसन के बारे में बात कर रहा था मैं। रॉबर्टसन ने कहा कि इन्होंने ये कहा कि एक सेल है, सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उन कोशिकांगों के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्लियाँ पाई जाती हैं, और उस झिल्ली जो है वो सारी की सारी जितनी भी झिल्ली है सभी कोशिकाओं की वो एक ही पदार्थ से बनी हुई, यानी कि एक ही यूनिट से बनी हुई होती है। इस कारण से उन्होंने इकाई कला मॉडल दिया। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि रॉबर्टसन ने ये भी कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है। ये भी इन्होंने बताया कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? एक त्रिस्तरीय ही होती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, सिंगर निकोलसन वाली की बात करते हैं कि तरल मोज़ेक मॉडल क्या है। तो देखो, सबसे पहले नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंदर एक लिक्विड होगा, है ना, और उसके अंदर कुछ मोज़ेक होंगे, कुछ ठोस पदार्थ होंगे, ठीक है, वो चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले देखो, इस मॉडल को पढ़ाने से पहले ये कहा जाता है कि सिंगर और निकोलसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन, है ना। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड किसका भाग बनाता है? तरल भाग बनाता है। फास्फोलिपिड क्या है? तरल बनाता है। और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का ठोस भाग है जो क्या है? इस तरल पर क्या कर रहा है? तैर रहा है। ठीक है, तो इस मॉडल को पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल ये लिया कि आपने एक कढ़ाई देखी होगी, ठीक है, और उस कढ़ाई में आपने क्या देखा है? चाशनी देखी होगी, ठीक है, देख लिया आपने चाशनी, और उस चाशनी के अंदर आपने गुलाब जामुन तैरते हुए देखे होंगे, ठीक है, आपने क्या देखे हैं? गुलाब जामुन तैरते हुए देख रहे हैं। तो याद रखना, जिस प्रकार से एक कढ़ाई के अंदर इस चाशनी में गुलाब जामुन आपको जो तैरते हुए देख रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें तरल भाग तो कौन है? आपका फास्फोलिपिड है। जबकि मोज़ेक यानी कि जो ठोस भाग का जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है? आपका प्रोटीन भाग जो है, ठोस है, जो इस तरल भाग में क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो यानी कि इसे आप तरल मोज़ेक मॉडल भी कह सकते हैं, और मेरी तरफ से बनाया हुआ मॉडल है कि एक गुलाब जामुन मॉडल भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार से एक चाशनी में गुलाब जामुन आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से इस तरल मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन के जो टुकड़े हैं, प्रोटीन के जो खंड हैं, वो क्या होते हैं? आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, ये जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का काम क्या होता है? तो देखो, प्रोटीन जो है इसके अंदर जल का जो आवागमन है, वो जल का आवागमन बनाने का काम कौन करेगा? प्रोटीन भाग करता है। दूसरा, इसके अंदर एक चीज और देखेंगे, जब आपने देखा होगा ना प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ते हैं कि जब कोशिका से एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो प्लाज्मोडेस्माटा बनता है ना। तो प्रोटीन जो होती है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पोरीन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन है वो जल के आवागमन को बनाने का काम करती है। इस मॉडल को और आप देखते हैं तो ये मॉडल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये मॉडल कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लैक दिख रहे हैं आपको, ये एक प्रकार के क्या है? फास्फोलिपिड हैं। क्या है? फास्फोलिपिड हैं। और ये जो हैं इनको आप क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टनल प्रोटीन बोलते हैं।
ठीक है। ये जो आपको दिख रही है इसे आप क्या बोलते हैं, परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप इसको, परिधीय प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इसे आप क्या बोल सकते हैं, आंतरिक प्रोटीन। तो जब हम एक तरल मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं तो तरल मोज़ेक मॉडल में ये पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन के जो टुकड़े हैं इस मॉडल के अंदर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। टनल प्रोटीन का काम क्या है, टनल प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, जल के आवागमन को बनाए रखती है। जबकि परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन जो है, इस परिधीय प्रोटीन को आप आसानी से अलग भी कर सकते हैं लेकिन आंतरिक प्रोटीन को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। प्रोटीन का केवल और केवल एक ही काम है कि यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो सक्रिय अभिगमन जो होता है उसको प्रभावी बनाने का काम, निष्क्रिय अभिगमन को भी प्रभावी बनाने का काम, सक्रिय या निष्क्रिय अभिगमन को प्रभावी बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इस तरल मोज़ेक मॉडल में तरल भाग किसका बना होता है, तो आप बताएंगे तरल भाग जो बना होता है वो फास्फोलिपिड का बना होता है। जबकि इसमें जो ठोस भाग दिखाई दे रहा है वो किसका है, वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे इसमें प्रोटीन 3 प्रकार की होगी, टनल प्रोटीन होगी, परिधीय प्रोटीन होगी, आंतरिक प्रोटीन होगी। जिसमें परिधीय प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है जबकि आंतरिक प्रोटीन को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो आपका ये जो मॉडल था सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन के जो 3 सिद्धांत जो दिए हैं, सैंडविच मॉडल, इकाई कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल, इन तीनों को आप आसानी से पढ़ेंगे। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको कवर किया, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है।